विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर के व्यास साहब और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर अशोक एस धवन, पूर्व कुलपति वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परवणी महाराष्ट्र, हमारे गुरुजन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शोगन सिंह जी मनोहर साहब, पूर्व अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बीकानेर, श्रीमान विश्वामित्री दादी, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार एवं कवि गीतकार। हमारे को यूजीसी के द्वारा 2F सर्टिफिकेट प्राप्त है। हमने ICRISAT और ICAR और अलग अलग SAUs और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में शिक्षा अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में 19 MOUs किए हैं और 7 अभी पाइपलाइन में है। यूनिवर्सिटी और हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एक्रीडिटेड है ICAR के द्वारा 2026 तक। ये दूसरी बार एक्रीडिटेशन हुआ है। 2016 में पहला एक्रीडिटेशन हुआ था सर, उसके बाद में 2021 में इसको रिन्यू किया गया अप टू 2026। कृषि महाविद्यालय कोटा ये हमारा 2018 में खुला था। 2022 में इन्होंने 4 वर्ष पूरे कर लिए थे और 2023 में ICAR के एक्रीडिटेशन टीम ने इसका भ्रमण करके और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और MSc के 2 प्रोग्राम को एक्रीडिट किया है। और अभी एक सप्लीमेंट्री जो है टीम ने भी अभी विजिट किया था और भी दूसरे प्रोग्राम है MSc के, उनके लिए भी एक्रीडिटेशन अवेटेड है सर। पिछले 3 वर्षों में हमारे 38 स्टूडेंट्स ने ICAR नेट की परीक्षा प्राप्त करी है, 15 स्टूडेंट्स ने ICAR JRF की परीक्षा प्राप्त की है, SRF की परीक्षा प्राप्त करी है, परीक्षा उत्तीर्ण करी है। और साथ ही हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उसमें से 54.13% स्टूडेंट्स का किसी न किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्लेसमेंट हो रहा है सर। और 28.34% स्टूडेंट्स जो है वो हायर स्टडीज के लिए दूसरे विश्वविद्यालयों में अपनी डिग्री के लिए परसू कर रहे हैं। ये सर 7th कॉन्वोकेशन हमारा आयोजित हुआ था अभी हाल ही में 25 जून 2024 को, जिसमें हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय श्री कलराज जी मिश्र की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ था। इसमें दीक्षांत अतिथि डॉक्टर पंजाब सिंह जी जो कि पूर्व महानिदेशक ICAR DEAR और अभी वर्तमान में चांसलर हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के, वो दीक्षांत अतिथि थे। इस समारोह में 310 UG, PG और PhD स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई थी और साथ ही 10 जो है छात्राओं को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और के द्वारा जो है 36 वैरायटीज डेवलप हुई है नेशनल और स्टेट लेवल पर। और पिछले 1 वर्ष में 2023-24 में 10 किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित करी हैं, जिसमें 9 पल्सेस की किस्में हैं और 1 ऑयल सीड की है, जिसका जो है डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। और खास बात यह है कि इसमें एक किस्म कोटा मसूर है, जिसको अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 अगस्त को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम में देश को 109 वैरायटी समर्पित की थी। उसमें हमारे विश्वविद्यालय की कोटा मसूर 6 किस्म की वो शामिल है। साथ ही सर हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ के किसानों के लिए जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में कई तकनीक जो है संस्तुत करी हैं, जिसमें हमारे जो रबी 2023-24 की जो JREC की मीटिंग होती है उसको 11-12 सितंबर को हुई थी और खरीफ 2024 की 21 और 22 मई को हुई थी। 1 साल में जो है उन्होंने 33 तकनीकें जो है संस्तुत करी हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में, जिसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट की 4 हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की 12, प्लांट प्रोटेक्शन की 10 एंड हॉर्टिकल्चर की 7। इस प्रकार से कुल 33 जो है इसमें तकनीकें जो है वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत की जा चुकी हैं। हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज एफिलिएट होते हैं उसके पहले कोई रूल्स या उसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था, तो फर्स्ट टाइम जो है अभी उसका एफिलिएशन के रूल्स और एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट किया गया है। हमारी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, पहले केवल इंग्लिश में थी, अब उस वेबसाइट को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया गया है। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय का न्यूज़लेटर पहले अनियमित तरीके से पब्लिश होता था, रिलीज होता था, अब बाकायदा बिल्कुल हर 6 महीने में न्यूज़लेटर आता है
और एक न्यूज़लेटर का आज विमोचन भी किया जाएगा और ये न्यूज़लेटर भी सभी स्टेक होल्डर्स इससे लाभान्वित हो सकें, इसलिए इसको भी बाइलिंगुअल किया गया। इसके साथ ही सर, जैसा कि मैंने भी बताया, अभी हाल ही में हमने 43 नॉन टीचिंग स्टाफ पर्सनल्स का जो है, जिसमें टेक्निकल, मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट कर दिया है और सब लोग सेवा में आ चुके हैं। इसके साथ ही टीचिंग के रिक्रूटमेंट के लिए और सीएस के लिए SOPs फाइनल कर ली हैं। सर, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, ये तीन जो हैं किसी भी विश्वविद्यालय की मेन कंपोनेंट माना जाता है, बट सर के आने के बाद में एक कंपोनेंट इसमें और जुड़ गया है, वो है कैपेसिटी एनहांसमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट। तो इसके लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से सभी जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें उनकी खुद की कोई ट्रेनिंग पॉलिसी नहीं है। मेरे ख्याल से ये पहला एक विश्वविद्यालय होगा जिसमें कि विश्वविद्यालय ने अपनी ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई है और उसको बॉन्ड से अप्रूव करा करके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और माननीय कुलपति महोदय के आगमन के उपरांत, जिसमें कि सर एक तो एजुकेशन में जो इनिशिएटिव लिया गया कि ब्लेंडेड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है अप टू 20%। दैन टीचिंग अपॉर्चुनिटी टू PhD स्टूडेंट्स, जो हमारे PhD स्टूडेंट्स हैं उनको UG क्लासेस पढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उनको पर क्लास 500 रुपीज़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाइलिंगुअल वेबसाइट, न्यूज़लेटर की बात हो चुकी है। और एक ये बहुत बड़ी पहल है सर, जो माननीय कुलपति महोदय के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें कि माननीय कुलपति महोदय कॉलेज में जाकर के और विद्यार्थियों के साथ में सीधा संवाद करते हैं, उनके साथ में पूरा 1-2 घंटे वहाँ पर रहते हैं और उनको जो है लाइफ गोल्स के बारे में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें फ्यूचर के लिए, उसके बारे में उनके साथ में चर्चा करते हैं। तो अब तक लगभग पिछले 2 वर्षों में 19 बार कुलपति महोदय जो है विभिन्न महाविद्यालयों में गए हैं और स्टूडेंट्स, करीब 920 स्टूडेंट्स के साथ में सर ने इंटरेक्ट किया। ग्रीन इनिशिएटिव में सर हमारे कृषि विश्वविद्यालय कोटा कैंपस पे और ARS कैंपस पे जो है सोलर पैनल्स स्थापित किए गए हैं, 107 kV के और 100 kV का। मैं सबसे पहले माननीय कुलपति डॉक्टर अभयराज साहब का, इनके सारे अधिकारीगण, फैकल्टी ऑफ टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, अदर ऑफिशियल अधिकारी, कर्मचारी, सभी का आभार करता हूँ कि इन्होंने कोटा विश्वविद्यालय में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसके लिए मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी ये फिलोसफी है कि कलेक्टिव विजडम, इट इज ए कैपेबल लीडर एंड इट इज ए कलेक्टिव विजडम, एंड ड्यू टू दिस कलेक्टिव विजडम इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। आपको राजस्थान एज वेल एज भारत सभी फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भारत आपके फोल्डर में करीब 35 to 40% डेफिशिएंसी है। तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, आपकी सर्टिफिकेट गाय नजर आ रही है। पहले क्या था, मोर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ये थीम थी एग्रीकल्चर। फिर क्या हुई, मोर एरिया, मोर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड पर टाइम आल्सो। और अब क्या थीम है, मोर प्रोडक्शन पर एरिया पर टाइम एंड आल्सो वाटर, मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बताऊं राजस्थान में 1950 में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी 107%, अब कितनी है राजस्थान की, 151%, एंड कोटा इज हैविंग, कोटा रीजन इज हैविंग द हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इट इज 192%. So that is last increment. And all these wheat plants produce 6,000 seeds per plant to large diversity. So I will request that people think that how to control this, and because there will be no grass under this golden acre or parsley, so it should be also controlled. So our aim of the Japani project, that biological control of malaria, we should control through Gamusia fish. The Gamusia fish, it grows
the weight of Gambusia fish is 1.5 gram. So nobody will eat. Otherwise, you know, this fish is also people taking for. Then one adult Gambusia fish eat away 100 to 300 larvae of the mosquito. एक दिन में 100 से 300 लार्वे खा जाती है, तो कितना प्रिवेंशन हो गया। तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ, स्पेशली एक्सटेंशन वालों को, कि आज के जगह जगह पानी भरा हुआ है, कोटा में सारी जगह जगह पानी भरा हुआ, तो वहाँ मलेरिया मल्टीप्लाई होंगे मॉस्किटो। तो गम्बूसिया फिश के यहाँ कई नेचुरल और आर्टिफिशियल हेचरीज हैं, वहाँ गम्बूसिया फिश अवेलेबल है, गुबी फिश अवेलेबल है, इसको डाल दो तो एक दिन में 100 से 300 खा जाएगी। So it is best viable control of the malaria, and this year it will be a problem because lot of water and on shallow water the malaria larvae multiply very fast. So you should also think, especially extension people, that biological control of malaria should be. अगले श्रीमती बुजुर्ग श्री आर के जोशी जी, श्री रतन लाल, दोनों में बहुत कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। And when an institution is born to have a lifespan of thousands of years or hundreds of years, the early one decade is now we are celebrating the 12th foundation day of the university. I would say the early 12 years is just an infancy stage of the university. Maybe it may last for another decade. Because institution is going to stay over there for hundreds of years, first few years, few decades. We normally call it as the infancy stage. And when a particular institution is born and it is in the infancy stage, so those who are in the helm of affairs, whatever may be in capacity, maybe as a vice chancellor, maybe as a professor, maybe as a supporting staff, maybe as a student, maybe as an extension worker, everybody has got a special responsibility and opportunity. Just like a newborn child, it has to be specially nurtured, it has to be special care to be taken. And unless and until we do it, it cannot stand with a strong foundation for its lifelong mission. And this is what I do expect that this university, now it has born. Whenever we share so many things about our experiences and all these things, your Honorable Vice Chancellor says that our university is mostly neglected university. It happens. I would not say that it is deliberately neglected because it was attached with the Bikaner University in the earlier stage. Then it was shifted to Udaipur University. Sometimes in between it was with the General University of Mohanlal Sukharia University. And if you see the geographical location of the particular region of the university jurisdiction area, it is far from those places, whether it's a Bikaner, Udaipur or what else. And it is a bit natural, it happens. A particular university is located far off. Naturally, there will be a sort of a neglect. That feeling was there with the people of this region. And that's why the university came into being to fulfill the aspirations of the people, particularly the farming community, for the requirement of a location-specific research. Normally what happens during first few decades, whosoever the vice chancellors are there in the chair, they have to devote first of all for strengthening the infrastructural activities of the region. And that itself takes a couple of debates time. But what I could visualize that both the strengthening of infrastructure and a research output, both is going down hand in hand. It is not neglected, and that's why. Otherwise, without that, there cannot be such a visible impact. Whether it's a variety development program, whether it's a
technological development program, whether it is the students' co-curricular activities, whatever may be, both the issues are being addressed simultaneously, and this is a praiseworthy thing. Normally 2 decades are very, very crucial for infrastructure development. One has to devote his entire energy of the administration for strengthening the research base. But here, both the things are being addressed very properly and with due care. So training of faculty members, training of the supporting staff, even training of drivers is the most neglected area. But you know, the driver is such a person who has to be very alert, who has to be abstractly driving. He is driving the drivers of the university. You know, so I was very cautious to my drivers also, for his well-being, for his rest, specific rest during travel also. I has to ask him, did you have a nice sleep in the night? Because that will decide my fate, no? So that was the issue. And the capacity building program, that's really important, and this is what he has been focusing it. Although the faculty strength is very small comparatively, it has to expand further, and it will go on expanding. In years project, the half of the function of director of research, I was doing it. You know, they are the backbones for the running university. It's not only the university is not made by professors and researchers, nor by officers and vice chancellor. They are the people really who work for the betterment. You know, even driver, he decides to not to cooperate to the vice chancellor, he can collapse his work for India. यह अलंकरण हमें उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रेरित करता रहेगा। हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों एवं हितग्राहियों तक विश्वविद्यालय के कार्यों और गतिविधियों को पहुँचाना है। अतिथि हमारे डॉक्टर सुगन सिंह साहब और मुख्य अतिथि डॉक्टर एस धवन साहब, इसमें आपने निश्चित तौर पे कई सिमिलरिटी देखी होंगी। दोनों ही पूरे ज्ञान से, ओतप्रोत अनुभवों से, तरह तरह के अनुभवों से भरे हुए, ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में विश्वविद्यालय के लिए उमंग रखते हुए आपका उद्बोधन आप दोनों ने सुना। हमारा जो विश्वविद्यालय का जो कार्य क्षेत्र है वो हमेशा अपने संबंधित विश्वविद्यालय के मुख्यालय से हमेशा से दूर है, और इसलिए वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनका ध्यान यहाँ पे निश्चित रूप से कम रहा होगा, लेकिन अब एक अलग विश्वविद्यालय बन गया है। किसी भी संस्था के लिए, संगठन के लिए केवल ऊपर के कुछ चुनिंदा अधिकारी ही जिम्मेदार नहीं होते हैं उसकी प्रगति के लिए या उसकी फाउंडेशन के लिए। सभी का अपना अपना योगदान है। इसीलिए जब भी मैं प्रशिक्षण के अंदर प्रभाषण देता हूँ तो मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग वर्क हो सकते हैं, कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज हो सकते हैं, लेकिन दे ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर running the organization, for building the organization. It's only the difference of their roles and the responsibilities and the duties. उसमें difference. ये सभी जो भी उपलब्धियां हैं, योगदान हैं, जिसकी चर्चा आज यहाँ पे की गई है, ये सब आप लोगों के मेहनत और कठिन परिश्रम का परिणाम है। ICR JRF हो, SRF हो, नेट परीक्षाएं हो, उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में एक SRF, 12 JRF, 35 ICR नेट और 12 दो नेशनल फेलोशिप उपाधियां, फेलोशिप्स हमारे विद्यार्थियों ने अर्जित की। इसके साथ में जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप जैसी प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप और नेशनल फेलोशिप भी हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 9 से 10 तरह की फसलों के अंदर वैरायटियां विकसित की गई हैं, और जिसमें से 10 जो हैं पिछले 1 वर्ष के अंदर आइडेंटिफाई या नोटिफाई हुई हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और उसमें से एक जो किस्म है मोटा मसूर 6
जिसको 11 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूसा संस्थान के प्रांगण से, उसके प्रक्षेत्र से देश के लिए जो 109 किस्में जारी की थी उसमें एक शामिल है। उसके जो प्रजनक हैं और सहयोगी हैं वो बधाई के पात्र हैं। गत रबी 2023-24 में विभिन्न फसलों का कुल 11,882 क्विंटल बीज उत्पादित किया गया, जो रबी 2022-23 से 6.5% अधिक रहा। यहाँ तक नास रेटिंग की बात है कि हमने एक अच्छा प्रयास किया था और 26 जनवरी को 7 और उससे अधिक नास रेटेड जर्नल्स के अंदर अगर शोध पत्र या रिव्यू पब्लिश किए जाते हैं तो उनके ऑथर्स को हमने पुरस्कार दिया, प्रशंसा पत्र दिया। ये प्रक्रिया उसके भी पहले 6-8 महीने से चल रही थी, यानी अभी से लगभग 1.25 साल 1.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। उसके परिणाम ये आए कि 2022-23 में 10 से अधिक के जो इस तरह के शोध पत्र थे हमारे वैज्ञानिकों द्वारा या रिव्यू पेपर थे, उसकी संख्या 1 थी और 23-24 में इसकी संख्या 5 हो गई। 5 गुना वृद्धि आप पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ वैज्ञानिक यहाँ पे इस तरह की पूरी ठान चुके हैं कि इसको तो 10 गुना से कम तो होना भी नहीं चाहिए। प्रसार के अंदर काफी अच्छा काम हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि जो केवीके हैं उनकी जो फंडिंग है वो नीति आयोग और डीएसटी जैसे जो कंट्री के हाईएस्ट स्पॉन्सर्स हैं वहां से केवीके के अंदर इस तरह की फंडिंग हो रही है। बाकी बहुत सारे डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, थोड़ा समय भी कम है। जैसा कि कुलपति विद्यार्थी संवाद की बात है ना डॉक्टर साहब ने करी, और क्योंकि इसमें विद्यार्थी यहाँ पे कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी बैठे हैं और मेरा मानना है कि ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चल रही है इसके माध्यम से और भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो इसमें जुड़े होंगे और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको वो बड़े अच्छे तरीके से कोरिलेट करेंगे और आगे के लिए कुछ न कुछ उससे अच्छा सबक लेंगे। विद्यार्थी लोग जो भी सुन रहे हैं देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऑलवेज सेट हायर गोल इन द लाइफ टू बी सक्सेसफुल। बाकी तो मेहनत होती है सबकी अपनी अपनी और ईश्वर की कृपा होती है। 31 वर्षों से अवैध कब्जा 7.25 हेक्टेयर का चल रहा था, उसको अभी जुलाई माह में छुड़वा करके उस पर करीब पूरी तरीके से तारबंदी कर दी गई है। दूसरा विश्वविद्यालय जो 5 दशक 6 दशक पुराने हैं, हमें उन तक भी पहुंचना है, उनसे आगे भी निकलना है। परभणी से हम आगे निकलना चाहेंगे। हमें अनुसंधान कार्य योजना चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाना होगा। उत्पादकता वृद्धि के साथ आय वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए, साथ में संसाधनों का संरक्षण ये अति आवश्यक है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह होगा, विशेष जोर हमें अनुसंधान में देना है। स्मार्ट या डिजिटल कृषि के ऊपर, समेकित कृषि प्रणाली के ऊपर, समेकित फसल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चैलेंज इतना बड़ा है कि 1975 के बाद में कोटा संभाग के अंदर या बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर जो 500 मिलीमीटर का एवरेज था वो ऑलरेडी 650 हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, किस तरीके से अपना रूप दिखा रही हैं। और इन सब के साथ में एक शब्द जुड़ गया है क्लाइमेट चैलेंज की वजह से अति गर्मी हो, अति वर्षा हो, अति सर्दी। तो ये अति जो है इसलिए हो रही है कि हम लोग भी प्रकृति के साथ अति कर रहे हैं। किसानों और युवाओं और अन्य हितधारकों के ज्ञान और कौशल में हमें सार्थक वृद्धि कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव करना है। अनुसंधान तकनीकी अधिक से अधिक कृषकों तक पहुंचे, इसके लिए प्रसार कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। बीज व अन्य कृषि आदानों का उत्पादन बढ़ाकर अधिक से अधिक कृषकों तक उपलब्ध करवाना है। तो 15 अगस्त भी आता है, बहुत अच्छा दिवस है, उस के ऊपर भी प्रशंसा पत्र दिए जाए।
और उसके इमीडिएटली बाद फाउंडेशन डे आता है तो उस पर भी प्रशंसा पत्र दिए जाए और जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनको सराहना और प्रशंसा की जाए। और इसी मकसद से बेस्ट टीचर, बेस्ट रिसर्च साइंटिस्ट और बेस्ट एक्सटेंशन एजुकेशनिस्ट का अवार्ड ये अलग अलग देने का हमने नीतिगत निर्णय लिया था। और बेस्ट टीचर और बेस्ट रिसर्च साइंटिस्ट का अवार्ड ये पहली बार दिया गया है, एक्सटेंशन का अवार्ड पहले दिया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि संघ की राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में हिंदी भाषा ने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। धन विचार विमर्श के बाद संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसीलिए सितंबर माह के अंदर केंद्रीय सरकार के कार्यालय हो या राज्य सरकार के कार्यालय हो या तो हिंदी चेतना मास बनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा बनाते हैं, हिंदी सप्ताह मनाते हैं, तो हिंदी दिवस तो मनाते ही। ये भी आपको बताना चाहूंगा कि पहला हिंदी दिवस जो था वो 14 सितंबर 1953 में हुआ। इसीलिए आजादी को भले ही 78वां अपन ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन ये इसकी संख्या थोड़ी पीछे है क्योंकि 49 के अंदर ये निर्णय हुआ और 53 के अंदर पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। इनमें मैं आप सभी को एक बार फिर कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 12वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन साथ में एक अपील भी करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर पूर्ण लगन, मेहनत और समर्पण के भाव से काम करें, निजी हितों को पीछे रखें, विश्वविद्यालय के, समाज के और राष्ट्र के हितों को आगे रखें। उसके साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी जिम्मेदारी हमें छोटी बड़ी कैसी भी तरह की मिली हुई है, किसी भी वर्ग को मिली हुई है, हम एक बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। कि हंसना और हंसाना यारो कभी कुल से सस्ता है। हंसना और हंसाना यारो कभी कुल से सस्ता है। और सर्कस के तंबू में जोकर रो रो कर हंसता है। सर्कस के तंबू में जोकर रो रो कर हंसता है और सुख दुख की विचलित धारा में वीर हंसा करता है, पर अंतिम क्षण में रणभूमि में वीर हंसा करता है। अंतिम क्षण में रणभूमि में राजस्थान की मिट्टी की तो गंध ऐसा, यहाँ तो मुंड कट जाए तो रुंडी जड़ता रहता है। ये परंपराएं रही है हमारी। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी समितियों के कन्वेनर, को कन्वेनर एवं सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी अधिकारियों कार्मिकों को धन्यवाद देता हूँ और इस आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी का साथियों, मीडिया कर्मियों, अन्य सभी बंधुओं को धन्यवाद और हिंदी दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।